सिर्फ लड़कियां ही हैं। किधर से आप लोग? नजर नहीं मुझे दिया, ना कोई जवाब आया। हाँ जी, क्या हाल है सबका? बताएं। लिखा है किसी ने? आउटलाइन बनाइए। समझ आई कुछ? लिखा? हाँ हाँ। जुटा लो सर, जुटा लो। नहीं। नहीं। कौन थे? कोई बात नहीं, फिर क्या है। एमएस के पेपर्स का ये मतलब है आपने ये नहीं लिखना? हाँ। जब छोटे होते थे उस वक्त जब नहीं कुछ कहते थे तो ये क्या घर रह गया। हम्म। ग्रुप में सेंड नहीं हुआ मतलब आप लोगों को पता नहीं चला कल कि कौन सा टॉपिक लिखना है? आज के बाद आप में से किसी एक बंदे ने ना ग्रुप में शेयर कर देना करना। आज हम वो उस पे ही करेंगे, एनवायरमेंट पे। एक फुल टॉपिक करेंगे। डन। टॉपिक कौन सा चेंज करूँ? एआई पे? आज ही करवाना है, 1 मिनट से। हाँ जी। क्लाइमेट चेंज पे क्या समझ आया आप लोगों को? बताएं। एआई पे करना है तो एआई का लिंक देख लेंगे, बहुत सारे एआई पे इटसेल्फ भी, और उसका लिंक भी देख लेंगे एजुकेशन के साथ, इकोनॉमी के साथ। या अगर ओवरऑल करना है तो एक ओवरऑल टॉपिक देख लेंगे। अभी मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्लाइमेट चेंज से क्या समझ आया। मैं एक टॉपिक लिखने लगी हूँ। हेलो। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। इट्स ओके। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्लाइमेट चेंज इज हिटिंग द planet harder than scientists ever assumed that thing। कोई आइडिया है आपको ऐसे राइटिंग का या? बताएं। ये एक स्टेटमेंट है आपके सामने, इसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। इम्पैक्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज ग्रीन हाउस ये किसने लिखा है?
Introduction to climate change, definition and causes of climate change, historical climate patterns and current trends, global warming versus climate change, causes of climate change, natural causes, volcanic activity। ये ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि आपने एक एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन किया है, ऐसे राइटिंग नहीं लग रहा। नेचुरल कॉजेज में वोल्केनिक एक्टिविटी, सोलर रेडिएशन, ओशियानिक सर्कुलेशन। ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज में ग्रीन हाउस गैस इमिशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज में आपने लिखा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। आप लोगों ने ये जरूर लिखना है कि कोई भी टॉपिक है, टॉपिक को स्टार्ट कैसे करना है। अब इसके अंदर एक जो वेरिएबल है वो है क्लाइमेट चेंज, जो मेन वेरिएबल है आपका। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज हिटिंग। हिटिंग का क्या मतलब है? हिट का मतलब बहुत फोर्सफुली। ठीक है, यहाँ पे फोर्स यूज की गई है कि ये हिट कर रहा है, मतलब सम वे और द अदर नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, हिटिंग द प्लेनेट हार्डर देन साइंटिस्ट ओरिजिनली थॉट। जितना साइंटिस्ट ने पहले सोचा था उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इस स्टेटमेंट को देख के आपके माइंड में क्या आता है? मतलब ये ऐसे किस तरह से होगा? क्या ये उसी तरह से होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और इस तरह से रीजन सारी वही होंगे, टेम्परेचर राइज हो रहा है? आपने इन आर्ग्यूमेंट्स को अपने ऐसे के अकॉर्डिंग मोल्ड कैसे करना है? आप बताएं। आपके सामने ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपने सेग्रीगेट करना है और मुझे ये बताना है कि आप इस स्टेटमेंट के ऊपर ऐसे कैसे लिखेंगे और किस डायरेक्शन में जाएंगे। ऑनलाइन वाले आप भी टेक्स्ट करके बता सकते हैं मुझे कैसे मोल्ड करेंगे। मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पास्ट का कोई कंपैरेटिव एनालिसिस है यहाँ पे? मतलब कोई इस तरह का ओरिजिनली थॉट में क्या है? मतलब साइंटिस्ट ने क्या सोचा था कि क्या हो सकता है, ये बताएं। उसका जो नुकसान है वो भी ज्यादा हो रहा है। जिस वक्त आप इंग्लिश ऐसे राइटिंग की तरफ आते हैं उस वक्त आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के जो फॉर्म होती है उससे बाहर निकलना पड़ता है। थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क होता है वो हमेशा आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे के अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रेट, थोड़ा सा सिंपल रहना पड़ता है, डायरेक्टली हिट करना पड़ता है, रेलिवेंट रहना पड़ता है। रेलिवेंट रहने के लिए आप इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, ये बात जरूर है कि कुछ ना कुछ थियरी इसके पीछे रही होगी। साइंटिस्ट ने ये बोला होगा कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करेगा, लेकिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर रहा है। साइंटिस्ट ने ये सोचा होगा कि एक टाइम आएगा, फ्लड्स आना शुरू हो जाएंगे ज्यादा तेजी से, डिजास्टर्स जो है, नेचुरल डिजास्टर्स, वो ज्यादा तेजी से आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि अभी जो फ्लड्स आ रहे हैं वो उससे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो रेन्स का पैटर्न है वो उससे बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब मुझे ये बताएं, आपसे मैं पूछ रही थी कि आप इसको मोल्ड किस तरह से करेंगी। ऐसे का पैटर्न मुझे कंप्लीट बताएं। बिल्कुल ठीक है। रिसोर्स की जो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, किसी ने लिखा है कि इज बीइंग मोर देन एक्सपेक्टेशंस। इसके ऊपर आपकी अगर थीसिस स्टेटमेंट है तो वो क्या होगी? व्हाट वुड बी द थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट बताएं, लिखें। जल्दी जल्दी लिख के मुझे बताना है आपने। आपको क्या समझ आई, आपका क्या स्टांस होगा इसके ऊपर? मुझे जल्दी जल्दी लिख के बता दें। ऑनलाइन वाले लिख के बताएं जल्दी से।
लिख लिया, लिख लिया आप लोगों ने? जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिस तरह से आपको ये लगे कि इसको मोल्ड किया जा सकता है। कल आपका ऐसे बहुत अच्छा था चैवन, आपने बहुत अच्छी थीसिस स्टेटमेंट लिखी हुई थी एजुकेशन पे। और नालायको, छुट्टियां करके घर बैठा करो, ना लिखा करो, ठीक है? देखो, इतना ज्यादा नहीं सोचे, लिख लें बस जो आपको समझ आती है। कि इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको, टॉपिक बहुत सिंपल सा है, एक दूसरे तरीके से मैंने आपको दिया है सिर्फ, उसकी सिर्फ हल्की सी डायरेक्शन चेंज की है। रेलिवेंस को माइंड में रखना है आपने। टॉपिक शुड बी रेलिवेंट, दिस स्टेटमेंट शुड बी रेलिवेंट टू योर टॉपिक। गुड वन, लेकिन आपने इसके अंदर जो चीज जिसके ऊपर फोकस करना है, जो आपका आपकी स्टेटमेंट होती है, वो आपकी किसी स्टेटमेंट का लाजमी पार्ट होती है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इस चीज को लेके आए कि व्हाट साइंटिस्ट एवर थॉट ऑफ या थॉट अबाउट, वो उससे चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई। ठीक है, एक दो रेफरेंसेस आप उसके अंदर दे सकते हैं, अदरवाइज इट्स गुड। हो गए हैं सारे? लिखा आपने? पढ़ के मुझे सुना दें। Various scientific precautions for natural disasters are being challenged by natural global security. ये थीसिस स्टेटमेंट नहीं है, ये आपकी स्टेटमेंट है जस्ट। मतलब ओवरऑल इस सारे को, सारी बाउंड्री को क्लियर नहीं कर दी। आप एक दफा ये देखिए, आप दिखाएं। Climate change is hitting harder than the prediction. It's influencing directly on all the fields of life and leaving devastating effects. It is destroying ecosystem, economy, and impact on social life of man. ठीक है, इम्प्रूव किया जा सकता है। Is hitting harder than the prediction. ठीक है, it is influencing all fields of life directly, leaving devastating effects. आपने इस तरह से जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है वो बनानी है कि वो बहुत इजीली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिपिक्ट करते हुए कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कि फ्यूचर में ये होने जा रहा है और उसको इस तरह से कवर किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, उन्होंने एक अच्छे वे में लिखी है, आप उनकी देख सकते हैं, आप अपनी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, सुनाए। Climate change is an emerging disaster for the whole world. It has endangered the life of wildlife. It has contaminated the environment. कंटामिनेटेड, लेकिन आप कंप्लीट वो उसकी तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ। हम्म। The environment now become a big challenge for the international borders. All these reports. नहीं, जब आप ये बात करते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज जो है वो अफेक्ट कर रहा है, उससे ज्यादा जितना हमने सोचा था, जितनी प्रिडिक्शन थी उससे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। एक सिंपल सी बात है ना। अब इसके अंदर आप दोबारा से इसको देखें, मतलब क्या ये रिलेट कर रहा है उससे। आपने उस तरह से लिखा है कि जो क्लाइमेट चेंज के आउटकम्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो ज्यादा सेवेरिटी से उन्होंने हिट किया है। बीट योर इकोनॉमी, आपकी सोशल कंडीशंस हैं, आपके जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपके जो वेदर्स हैं, आपका क्लाइमेट है, उसको नेगेटिवली हिट किया। लेकिन पेस जो है वो उससे कहीं ज्यादा है, जितनी पेस जो है वो साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट की थी या सोची थी।
गुड। आर और एस जो है उसके अंदर डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है। हम्म। नहीं, इसी स्टेटमेंट आपने क्या लिखा है? लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन फॉर्म में लिखे हैं, बाकी ठीक है। हम्म। जिस ठीक है। आप पढ़ के सुना दें। कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करें इसको। आपका जो स्टांस है वो एक कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, पढ़ के सुना दो। Having an urgent century towards this primary to lyrics, scientific predictions have been challenged, demanding an immediate solution. Decrease for the temperature. बेटर। अच्छा जी, climate change is impacting the planet with unprecedented severity as evidenced by extreme weather patterns, rising sea levels, and rapid loss of biodiversity, which have surpassed initial scientific predictions. And there is need for urgent global actions to mitigate its effect. बिल्कुल ठीक है। किसने लिखा है ये? ईशा जावेद। गुड एज ऑलवेज। और किसी ने नहीं लिखा? ग्रुप में किसने भेजा है जी? Climate change driven by human activities such as fossil fuel combustion and deforestation poses a significant threat to global ecosystems, economies, and human health, necessitating immediate actions through sustainable practices and international collaboration. The accelerating pace of climate change highlights the urgent need for renewable energy adoption, policy reforms, and individual responsibility to mitigate its catastrophic impacts on the planet. ये क्या है? हाफिज अब्दुल रऊफ, ये क्या है? Is hitting the planet faster than। आप समझ आ गई आपको? ये थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। अब हाफिज अब्दुल रऊफ, दिस इज नॉट थीसिस स्टेटमेंट। मलिहा इकराम, थीसिस स्टेटमेंट। जी। हाँ हाँ ठीक है। ये आप चेक कर लें, क्लाइमेट चेंज इज हैविंग डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट, ये वाला एक दफा चेक कर लें। ऊपर किसी ने, ये अभी ईशा ने लिखा है, ईशा ने भी अच्छा लिखा है। अनीजा, मैंने ग्रुप में टॉपिक भेज दिया, आप एक दफा टॉपिक देख लें। किधर थे आप इतने दिन से? आप जी क्लासेस लिए? कुछ लिख के भेजा? मैं देख लेती हूँ। Prediction about the global increase in the temperature is now alarmed by the rapid upsurge of climate change, creating a hike in natural disasters, health issues, rising the swelling, weakening of sea level, and economic losses. Complete नहीं है। Try to write it in a straight way. जो चीज माइंड में आए वो बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से लिखिए, घुमा फिरा के नहीं। अगेन लिखो, अभी बैठ के, अभी लिखो। क्या लिख रहे?
जो चीज माइंड में आ रही है ना उसको, इस प्रिडिक्शन अबाउट द ग्लोबल इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज नाउ अलार्म्ड बाय द, अब ये आपने बिल्कुल दरमियान में यूज किया, अलार्मिंग सिचुएशन को आप बोल सकते हैं। वर्ब जो होता है वो आपके सेंटेंस में, जी, आपके सेंटेंस में वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बहुत सोच समझ के यूज किया करें। सही है, इसको अगेन लिखें। आपने कहाँ पे भेजा है नालैन, आपने कहाँ पे भेजा है? एंडेंजर्ड। नहीं, फिट नहीं किया टॉपिक को। अब आप खुद ये सोचें, आप लोग बार बार मुझे ये कहते हो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे फुल थीसिस स्टेटमेंट बनाऊं रोज और बना के तो आपको बता दूं, आप लोगों को लिखना कैसे आएगा? अभी इतनी एफर्ट्स के बाद भी आप लोगों को थीसिस स्टेटमेंट लिखनी नहीं आ रही। मुझे जस्ट ये बताएं कि मैं, मेरी मिस्टेक कहाँ पे है? आप लोगों को किस चीज की समझ नहीं आ रही जो मैंने बताई है? मुझे बस इतना बता दें। मैं ये चाहती हूँ, आई डू अंडरस्टैंड सबकी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन मिस्टेक्स तब ठीक होंगी जब आप कोशिश करेंगे। planet has been hit by climate change in this way, such as rising in global temperature, natural disasters, degrading biodiversity, resource scarcity, which is out of scientific consideration and prediction, posing serious threats to human being at it should be overcome. इसके अंदर कुछ आपने वो किए हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। ओवरऑल जो है वो ठीक है नालैन फातिमा, लेकिन इसका स्टार्ट अच्छा नहीं है। planet has been hit by climate change in this way, चेंज करें स्टेटमेंट को। किसी और ने लिखा है? आप में से किसी ने लिखा है? पढ़ के सुनाए। वेयर इज रेलिवेंस? जस्ट एक्सट्रीम के वर्ड से आपको ये लगता है कि वो, मैंने आपको क्या बोला है? आपने जब ऐसे लिखना है तो बार बार अपनी स्टेटमेंट देखनी है। सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम इरेलीवेंट हो जाते हैं। ऐसे ही है, जैसे ही आपके सामने वर्ड आया पोजिंग द थ्रेट, क्लाइमेट चेंज इज पोजिंग द थ्रेट टू दिस ग्लोब, आपने फटाफट क्लाइमेट चेंज की जितनी भी चीजें आपको आती हैं वो सारी लिख दी। आपको क्या लगता है इससे ऐसे पास हो जाएगा? हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो इतने ढेर सारे लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज क्या है? क्या उन्होंने नहीं पढ़ी होंगी वो रिपोर्ट्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं? क्या उनको नहीं पता होगा डेमोक्रेसी क्या है? क्या उन लोगों ने एजुकेशन पे कुछ नहीं पढ़ा होगा? क्या सब लोगों को नहीं आइडिया होगा कि अगर आपको एजुकेशन पे कोई ऐसी आता है तो आपने ये प्रॉब्लम्स बताने हैं और ये सोल्यूशन बताने हैं? जिस वक्त आपकी स्टेटमेंट चेंज होती है उस वक्त आपको ऐसे की समझ ही नहीं आती। मेरा ये तरीका अपनाने का बेसिकली मकसद ये था कि आपको जो टॉपिक स्टेटमेंट है उसको सेग्रीगेट करना है, उसके अकॉर्डिंग किसी स्टेटमेंट बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्रैक कर सको। यही पर्पज है। मैं आराम से इसके 5 7 10 पॉइंट लिखती हूँ, चली जाती हूँ, मेरी क्लास पूरी हो जाएगी। आप लोगों को क्या समझ आएगा उसमें? आप लोग क्या लिंक कर सकोगे अपने टॉपिक को? बताओ। कितने टाइम के बाद लिंक करना आया शहर बनो? प्रैक्टिस करके आया ना डेली बेसिस पे? मिस्टेक्स हुई है ना स्टार्ट में? अभी लिख के क्या लगता है कि जो कोई टॉपिक आपके सामने आएगा उस पर लिख लोगे? लगता है ना? समहाउ। आपको कितना टाइम लगा?
क्योंकि आपकी भी रेलिवेंट है, आपको प्रैक्टिस कर रही है ना, दिमाग भी लड़ा रही है। जब मैं बार बार रेलिवेंस का वर्ड यूज करती हूँ, क्यों नहीं रेलिवेंट रहते? देन साइंटिस्ट प्रिडिक्शंस, हाँ एवर प्रिडिक्टेड, ठीक है। बट डेवलपिंग क्यों कर रहे हैं आप इसमें? लास्ट वाला ठीक है, पहले वाला उस तरह से नहीं, इसको पहले लेते हैं। जी, हाँ हाँ जरूर ट्राई करें। आप मुझे ये बताएं, जब तीसरी स्टेटमेंट होगी, लिख लिया आपने, आपको पता चल गया, आप ये बताने जा रहे हो क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। हमेशा ये नहीं करना कि आपने जीरो से स्टार्ट कर देना है। तीसरी स्टेटमेंट का मतलब है आपका स्टांस, आप अपने ऐसे को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। आपका स्टांस क्या बताता है कि आपका ऐसे किस डायरेक्शन में जाएगा, आप उसके अंदर क्या चीजें लिखोगे, ठीक है। आप क्या क्या डिस्कस करना जा रहे हो, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है टॉपिक को लेकर, क्या आप उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख रहे हो। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप इररिलेवेंट हो रहे हो, किसी स्टेटमेंट से पता चल जाएगा आपको टॉपिक की समझ आई या नहीं आई। सही है। ये जो आप लिख रहे हैं क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग द फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज, क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट किस चीज से होता है या इसकी जरूरत ही नहीं है, आपकी किसी स्टेटमेंट में इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड डिफॉरेस्टेशन इज अ क्रिटिकल ग्लोबल चैलेंज that demands urgent action through policy reform, renewable energy, and adoption and sustainable practices to protect the planet for future generation। नहीं, रेलिवेंट नहीं है। हाफिज अब्दुल रऊफ, रेलिवेंट नहीं है। मुझे याद है कि प्रीवियस आपने कुछ लिखे हैं जो काफी सही लिखे हैं, ये वाला नहीं। फजीला, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ द प्लानट इज worse than the expectation of scientists by the rising temperature, extreme weather patterns, resource scarcity, and ecological collapse, leaving a serious impact on human beings as it should be overcome. And it should be overcome। नहीं, मजा नहीं आया। The devastating impact of climate change is driving humanity to the abyss of destruction and straining the already under stressed global system. With the rise of global denial, climate denial leadership in climate denial leadership in the world, thus underscoring the urgency of mitigative and adaptive measures। बात की सेंस ही आपने चेंज कर दी। जब आप लिखने लगो उस वक्त आपने जबरदस्ती उसके अंदर वर्ड्स पुट नहीं करने हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितनी वोकेबलरी आपको आती है वो सारी वोकेबलरी आप अपनी तीसरी स्टेटमेंट में या अपने ऐसे में जरूर लगाएं। जितना सिंपल रहोगे, जितना मिस्टेक्स को महदूद रखोगे, उतना महफूज रहोगे। जितने वर्ड्स हैं, हर वर्ड का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक यूजेज होता है, ठीक है। वो वर्ड उसी जगह पे यूज होगा। डिक्लाइन वर्ड है, वो एक पर्टिकुलर उसका उसकी पर्टिकुलर अपनी एक नेचर है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे यूज होगा, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रेस होगी आपने स्ट्रेसफुल या स्ट्रेस वाले वर्ड्स लगाने हैं। टेररिज्म ऐसे ही नहीं आप यूज कर सकते। इंटेंसिव सिचुएशन में आपने किस तरह से वर्ड्स यूज करने हैं, आपको उनका यूजेज आना चाहिए। वोकेबलरी याद करने का सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि आपने जहां पे भी दिल किया वहां पे वोकेबलरी की उल्टी करनी, नहीं करनी।
मीनिंग जरूर आपको आने चाहिए, लेकिन जितना सिंपल रहेंगे उतना मिस्टेक्स आपकी थोड़ी होंगी। मैं फिर बता रही हूँ कि आपके लिए इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, और इंग्लिश ऐसे आपने जस्ट पास करना है, मास्टरी नहीं करनी, इसमें पीएचडी नहीं करनी, आपने पास करना है। आपके एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपकी स्किल्स डिफरेंट है। यहाँ पे आपने जस्ट ये एक स्किल के तौर पे लेना है, अपनी रीडिंग अपनी राइटिंग अच्छी करनी है और ऐसे को पास करना है। हो सकता है कि किसी दूसरे की राइटिंग स्किल्स आपसे अच्छी हो, वो आपसे अच्छा ऐसे लिख सकता हो, लेकिन आपने इस स्किल को सीखना है कि आपने रेलिवेंट मटेरियल को अकॉर्डिंग टू सॉरी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कैसे पुट करना है और किस तरह से प्रेजेंट करना है। बिरयानी सब लोग बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, किसी की अच्छी बनती है किसी की नहीं बनती। स्पाइस का डिफरेंस आ जाता है, किसी जगह पे मेथड का डिफरेंस आ जाता है, किसी जगह पे क्वांटिटी का डिफरेंस आ जाता है, समटाइम्स क्वालिटी का डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, आप यही समझे कि ये भी एक रेसिपी है। अब कंप्लीट रेसिपी आपने किस तरह से एक ऑथेंटिकेटेड वे में किस तरह से यूज करनी है, तो इस तरह से वो रेसिपी को आपने प्रैक्टिस करना है कि वो आपके सामने एक कंप्लीट परफेक्ट वे में एक अच्छी डिश बन के है। नेक्स्ट क्या होगा? इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगा बताएं? फॉरेन इम्पैक्ट्स पे आ जाएंगे। डिग्री ऑफ कंसर्न बताएंगे। डिग्री ऑफ कंसर्न क्या था साइंटिस्ट का? ठीक है, किस लेवल तक जो है एनवायरमेंट डिग्रेड हो सकता है, डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं, किस लेवल तक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, किस लेवल तक हमारा क्लाइमेट चेंज हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन व्हाट? डिग्री ऑफ कंसर्न किस चीज का? रैपिड चेंज इन क्लाइमेट। नेक्स्ट क्या होगा? ये आपने बता दिया कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया था, डिग्री ऑफ कंसर्न क्या था और अभी क्या चल रहा है। ये डिग्री ऑफ कंसर्न है, आप इसको हिस्ट्री भी कह सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकिंग भी कह सकते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। कि हिस्ट्री ने ये बोला था, साइंटिस्ट ने ये बोला था कि कमिंग 50 इयर्स में ये चेंजेस आएंगे। होता है ना, जैसे अभी हम कहते हैं 2050 में इंडिया सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी होगी, प्रिडिक्शन है। उस टाइम पे भी प्रिडिक्ट किया गया होगा ये एरियाज हैं, ये बैडली अफेक्ट होंगे, वेदर पैटर्न्स इस तरह से चेंज होंगे,
ग्लेशियर्स इस स्पेस के साथ मेल्ट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन इस तरह से होगी, जो ग्लोबल फॉरेस्ट कवर है वो इतना होगा, ठीक है। उससे कहीं ज्यादा रैपिड पेस के साथ वो चीजें हुई जिनकी वजह से उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स हुए। कंपैरिजन कर देंगे या जस्ट प्रेडिक्शन? कंपैरिजन क्यों डालेंगे? आप ये बताएंगे कि डिग्री ऑफ कंसर्न जो साइंटिस्ट ने बोला था उस टाइम पे वो क्या है? पास्ट की और देन करंट क्या चल रहा है? देन करंट। लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस इसको नहीं बोलेंगे। अभी तो आप रियलिटी चेक्स बता रहे हैं ना, आपने डिग्री ऑफ कंसर्न बताना है। बेसिकली डिग्री ऑफ कंसर्न क्या है यहाँ पे, इससे क्या मुराद लेते हैं आप? सॉरी, ये हाँ जो इशू है जो अंडर कंसिडरेशन है, डिग्री ऑफ कंसर्न से मुराद आप क्या है आपकी? साइंटिस्ट ने क्या कहा था और वो क्या रहा है, कंपैरेटिव एनालिसिस जी, की पॉइंट टाइप ऑफ। जब आप ये बता रहे हैं कि साइंटिस्ट की प्रिडिक्शन क्या थी, उस वक्त क्या प्रिडिक्ट किया गया, डिग्री ऑफ कंसर्न के अंदर आप क्लाइमेट चेंज को लिखेंगे कि क्लाइमेट चेंज हमारा डिग्री ऑफ कंसर्न है, उसकी वजह से जो जो प्रिडिक्ट किया गया था एट दैट टाइम। करंट जो चीजें हो रही हैं या जो आपके इम्पैक्ट्स हो रहे हैं वो आप नेक्स्ट अपने मेन आर्ग्यूमेंट के अंदर लिखेंगे। मेन आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपका? हाउ क्लाइमेट चेंज इज in an adverse way या hitting harder या manifestations of climate change being hitting hard। सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। हेलो, वालेकुम सलाम। नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं हूँ, मैं रूम में नहीं हूँ। नहीं 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 हूँ, अभी टाइम लगेगा। जी जी है, मैं आती हूँ फिर मैं कर देती हूँ। 2 घंटे अभी लगेंगे, 2-3 घंटे। ओके। आपने कहाँ पे भेजी है? फजीला इजाज आपने कहाँ पे भेजी है? ग्रुप में नहीं है। ग्रुप में नहीं है, इसको दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे, मैं चेक कर लेती हूँ। बताएं इसकी मैनिफेस्टेशंस। बेसिकली हम मैनिफेस्टेशंस बता रहे हैं ना कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह से इन हिट हो रहा है इन ए हार्ड वे, इन ए हार्ड मैनर। मैनिफेस्टेशंस क्या है? ग्लोब के ऊपर, दुनिया के ऊपर, उसके इनहेबिटेंट्स के ऊपर इन ए शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम हिट हो रहा है। इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या है? कल हमने 2 एसेस पढ़े थे क्लाइमेट चेंज पे, मैनिफेस्टेशंस बताएं वन बाय वन। सबसे पहले आपने किसी अपने माइंड में ये बिठा लें कि आपने अगर इसको डिवाइड करना है या टॉपिक के अंदर आपने रेलिवेंट रहना है या आपने जितने भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको एक बैलेंस्ड वे में लिखना है, तो आपके माइंड में 2 या 3 बड़ी हेडिंग्स या हेडर्स होने चाहिए। किस किस तरह से, क्योंकि एनवायरनमेंट का के जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं एक चीज दूसरी चीज को। इकोनॉमी
से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं उनको सेपरेट कर लें, सोशल उसको सेपरेट कर लें, ठीक है। तो क्या हो सकता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ एनवायरनमेंट है। किस तरह से डिस्ट्रप्शन ऑफ एनवायरनमेंट हो रही है, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स। आपने अपने माइंड में ये बना लिया कि डिस्ट्रप्शन है, डिसरप्शन है, या डेवास्टेशन है, या डिग्रेडेशन है। ये जार्गन्स है बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस के। डिसरप्शन है या डेवास्टेशन है या डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, वो किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है। ऊपर लिख देते हैं। कैसे हो रही है, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स की वजह से राइज ऑफ टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर की वजह से ये हो रहा है, और इसकी वजह से राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। राइज ऑफ टेम्परेचर की वजह से एक्सट्रीम है ना, गर्मी ज्यादा है, सर्दी कम है, बारिशों का मौसम चेंज हो गया है, बेसिकली मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है। अब फूड साइकिल किस में आएगा, फूड साइकिल किस में आएगा। मैंने आपको बड़े हेडर्स बनवाए हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ तो आप यहाँ पे सिर्फ मुझे एनवायरनमेंट की चीजें बताएं, जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ है, प्लेनेट अर्थ को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, या जिसकी वजह से हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने जितनी प्रिडिक्शन की है उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एनवायरनमेंट मेन है, ये मेन आर्ग्यूमेंट नहीं है। आईडीपी सोशल में नहीं होगा, वो वेदर पैटर्न में ही है। नेचुरल डिजास्टर मेन है। इसके अंदर कौन कौन से डिजास्टर हैं, अभी रिसेंटली आपके फ्लड्स कितने आए हैं 2022 में, 23 में, बलोचिस्तान और सिंध और आपका साउथ पंजाब, राजनपुर आया था, पढ़ा था किसी ने। फ्लड्स है, वाइल्ड फायर कौन सी है अभी, लॉस एंजलिस अभी, अब और कौन सी, ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर, पाकिस्तान के अंदर भी, कल भी मैंने बताया था हमारे हिली एरियाज में। और कौन सा हमारा नेचुरल डिजास्टर है, हमारे एवलांचेस होते हैं, और कौन से होते हैं आपके ड्रॉट्स और सुनामी, साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज। साइंस पढ़ रहे हैं आप लोग। राइजिंग सी लेवल, बिल्कुल ठीक है। सेपरेट भी लिख सकते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, एंथ्रोपोजेनिक, इसमें फिर कैसे आएगा, इरम इंडस्ट्रियल एमिशन जो है गैसेस का, वो नुकसानदेह एनवायरनमेंट के है, नुकसानदेह है बिल्कुल। एक्सट्रीम वेदर पे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नुकसान किस तरह से हुआ है। अल्टीमेटली हम कॉजेज नहीं बता रहे, हम मैनिफेस्टेशंस बता रहे हैं। नुकसान ये हुआ है कि वेदर पैटर्न हमारा चेंज हो गया, नुकसान ये हुआ है कि हमारे ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास आपके आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो रहे हैं तो आप सी लेवल राइज को मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सेपरेटली भी, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, सेपरेटली बता सकते हैं। ठीक है, सेपरेट बताने में फिर इसकी रीजंस डिफरेंट होंगी। ग्लेशियर्स किस वजह से मेल्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपके ग्लोब का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। आपके ग्लोब का टेम्परेचर क्यों ज्यादा हो रहा है, गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के एक लेयर की वजह से आपका ग्लोब जो है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है। जो आपकी स्पेस है
या आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, आपका जो ग्लोब है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, अल्टीमेटली उसकी वजह से आपका टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा का मतलब यह है कि जितनी जमी हुई बर्फ है वो पिघलेगी और बारिशों की तादाद भी मिकदार भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वो डूबते जाएंगे। इससे ओजोन डिप्लीशन भी हो रही है। ओजोन डिप्लीशन भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और बना सकते हैं, मेन हेडिंग भी बना सकते हैं, इससे आप लोगों की अपने लिए आसानी होगी। ये मैं आपको जो हेडिंग्स हैं, ये सब हेडिंग्स हैं वो इस वजह से बनवा रही हूँ कि आपके अपने लिए आसानी होगी इसमें। और क्या हो सकता है? बताएं। बिल्कुल बना सकते हैं। सोशल में क्या क्या आ सकता है? IDPs, आईडीपीज क्या है? इंटरनली डिस्प्लेस्ड, ठीक है। आपके जो इंटरनल सेटलमेंट्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, कितनी ज्यादा हुई हैं अभी रिसेंटली? 2022 एशिया ने कैपिटल शिफ्ट कर दिया, साउथ अफ्रीका ने शिफ्ट किया, कोस्टल एरियाज में आसियान कंट्रीज जितने भी हैं उसके अंदर सिंगापुर भी है, उसके अंदर मलाइशिया भी है, उसके अंदर आपका इंडोनेशिया भी है। वो कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में है, जो उन कंट्रीज को ज्यादा इससे खतरा है, ठीक है। जितने आइडिया है साउथ ईस्ट एशिया में कौन से हैं, पता है ना? आइडिया? मैप देखा हुआ है? सबको देखना आता है? देखा हुआ है? देखिएगा, उन कंट्रीज को ज्यादा इससे नुकसान है या खतरा है, ठीक है। डेली बेसिस पे ये बोला जाता है कि तकरीबन 180 to 100 एकड़ जो है सी लेवल राइज करता है, जमीन जो है वो उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। एकड़ में अगर देखा जाए तो कितनी ज्यादा जमीन बनती है, डेली बेसिस पे ये हो रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक जो इंडोनेशिया का शहर जकार्ता है, हाँ, वो फुल डूब जाएगा, वो पानी के अंदर होगा। मैप को लाजमी देखें, जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी। मैप की वजह से आपकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी क्लैरिटी होती है मैप की वजह से। आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, कौन से कंट्रीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्टेक होल्डर्स का पता चल जाता है आपको, ठीक है। पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान अफेयर्स पढ़े या करंट अफेयर्स पढ़े तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान मैप में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरी कंट्रीज कहाँ पे हैं, और हम लोगों ने अगर उनके साथ ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाना है, सोशल मोबिलिटी हमारी बढ़नी चाहिए, या वार्म वाटर एक्सेस होनी चाहिए, या किसी भी टाइप की एक्सेस होनी चाहिए, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सोशल के अंदर आईटीपीस के अलावा और क्या आ सकता है? रेलिवेंस, ठीक है। फूड डेफिशिएंसी, आपके सेटलमेंट का भी किस तरह से, आपको पता है आपकी मैरीन लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा तबाह हो रही है इसकी वजह से। सैलिनिटी ऑफ वाटर इतना, वो आपकी जो सी वाटर है वो इतना सेलाइन हो रहा है कि वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो खराब हो रही है पोल्यूशन की वजह से। हर साल 10% जो आपकी मरीन लाइफ है वो खत्म हो जाती है। इट मीन्स आपकी बहुत सारे ऐसे एरियाज जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ या मरीन जो जितनी भी स्पीशीज है वो एज फूड यूज होती हैं, उनकी फूड डेफिशिएंसी होती जाएगी इसकी वजह से। उसके अलावा भी आपके एग्रीकल्चरल लैंड्स जो है, अगर उनकी जगह पे माइनिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाए, या वहां पे अगर कोई भी जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे फूड कल्टीवेट करने की बजाय, या कोई कोई भी जो एग्रीकल्चरल यील्ड है उसकी बजाय वहां पे आप कोई हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं, तो इट मीन्स हाउसिंग सोसाइटी से क्या होगा, किसी एक इंडिविजुअल का फायदा होगा। एग्रीकल्चरल यील्ड से क्या होता है, ओवरऑल सबका फायदा होता है, ठीक है। तो एक सप्लाई और डिमांड के अंदर जो गैप होता है वो कम हो जाता है। जब आप माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कम होती है। प्रोडक्शन कम अगर होती है तो अल्टीमेटली आपकी सप्लाई और डिमांड में गैप आता है, मीन सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, अल्टीमेटली आपकी महंगाई होती है, अल्टीमेटली परचेजिंग पावर कम होती है। सही है, पीपल की परचेजिंग पावर कम होती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन, क्राइम रेशियो ज्यादा, क्राइम रेशियो ज्यादा तो पीस डिस्ट्रप्शन,
रिट ऑफ स्टेट मेंटेन नहीं रहती। देखिए चीजें कितनी लिंक करती हैं एक दूसरे के साथ। वो इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी के साथ भी लिख सकते हैं, अगर आपने सेपरेट लिखना है, 2 नहीं 3 हेडर्स बनाने हैं, सेपरेट लिखें। चीजें मैं इस वजह से कह रही हूँ कि आपकी एक जितना एक आर्ग्यूमेंट है वो किसी दूसरे आर्ग्यूमेंट से डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे सी लेवल लाइन आप किसी भी तरह से एक चीज को पकड़े वो दूसरी चीज के साथ डायरेक्ट लिंक कर रही है। एक चीज किसी दूसरी चीज का प्री रेक्विजिट है। इकोसिस्टम डेवास्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, आपका अनप्लान्ड अर्बन सेटलमेंट, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट ये आर्ग्यूमेंट नहीं बनेगा। और बताएं। बताएं। इसको अलग से करें तो काफी सारी जो डिजीज है उसके अंदर वो डिस्कस हो सकती आप है। क्वेश्चन के अंदर अगर ये कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमी के अंदर इसको करना है तो इकोनॉमी के अंदर भी कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, कर सकते हैं ना। इसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन बनता है। आर्ग्यूमेंट है ना, आपने किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट को कवर करना है, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है किसी ऐसे के अंदर। क्या इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ गई हैं कि गवर्नमेंट का ज्यादा खर्चा आता है उस पर, हमें वैक्सीनेशन बनानी पड़ती है, या जितनी भी मेडिकेशन है वो ज्यादा महंगी है, ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। हो सकता है ना। इकोनॉमी सोशल आप मिक्स भी कर सकते हैं, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। आईडीपीज को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, कोस्टल एरिया में एक्सपोज, आपकी पूरी आबादी है, पूरी बस्ती है, वहां पे जो या सैलाब आ जाता है या वहां पे सी लेवल राइज कर देता है, लोगों ने किसी दूसरे एरिया में जाना, क्या होगा, उसके अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होंगे। मैम सबसे पहले तो जिधर वो शिफ्ट होंगे वहाँ पर ज्यादा इन्फ्लेशन, मतलब जॉब वगैरह नहीं होंगी, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, जैसे लॉस एंजलिस में हुआ, कैलिफोर्निया का मिसाल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया। वाइल्ड फायर का, डिफॉरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, बिल्कुल ठीक है। अल्टीमेटली जो आपके डिजास्टर्स हैं, बेसिकली आपका जो मेन हेडिंग है वो ये, या मेन आर्ग्यूमेंट है वो है आपके जो जितने भी डिजास्टर्स वो ज्यादा हो रहे हैं, हैवी पेस के साथ हो रहे हैं, एक के बाद दिगरे हो रहे हैं, ज्यादा डिजास्टर्स हो रहे हैं, और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट आपका ह्यूमन लॉस भी है, आपका फाइनेंशियल लॉस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होता है आपका। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। आईडीपी जब शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वहां पे सबसे पहले उनकी सेटलमेंट का इशू होता है। सेटलमेंट के इशू के साथ अगर वो अनप्लान्ड सेटलमेंट है तो इट मींस अल्टीमेटली पोल्यूशन की वजह बनेगी, अल्टीमेटली इरेगुलरिटीज आएंगी आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट है उसमें, अल्टीमेटली आपकी ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगी, अल्टीमेटली फूड डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, अल्टीमेटली वहां पे गवर्नमेंट को अपना खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जो है उनको एनहेंस करना पड़ेगा। वहां पे अगर एक एरिया में एक टाइम पे 10,000 लोगों की कैपेसिटी और वहां पे 20-25 हजार लोग आ जाते हैं तो इट मींस इससे पहले वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के 10 लोग थे, अब वहां पे डबल से भी ज्यादा चाहिए, लेकिन वो 10 लोग ही अगर वहां पे काम कर रहे होंगे तो इट मींस रेट ऑफ स्टेट वहां पे मेंटेन नहीं होगी। सही है। जब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होगी तो उसमें एक जो चेन बनी होती है, साइकिल बना होता है, हाँ। वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सप्लाई चल रही है आपकी, बिल्कुल ठीक है। आपका बायर है, जो आपका प्रोड्यूसर है, वो ओवरऑल डिस्टर्बेंस हो जाती है। सिटीज की बेसिकली जो सिटीज बनते हैं उनकी प्रॉपर जो सेटलमेंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, उसके बाद उसकी सेटलमेंट होती है। पुराने सिटीज अगर आप देखें तो उन सिटीज में सेंटर में या तो आपका कमर्शियल वो हब होता है या आबादी से बाहर होता है कमर्शियल हब, और उसके इर्द गिर्द आपकी सेटलमेंट होती है। पुराने सिटीज जितने भी हैं, इटली में अगर देख लें, जो प्लानिंग के तो बाद बसाए गए हैं। ठीक है, ग्रीक सिटी स्टेट्स
जहाँ भी बड़ी बड़ी गलियां, अगर आप अभी भी अपनी सिविलाइजेशन जो अब तो नहीं है, खत्म हो गई हुई है, मोहनजोदड़ो या जितनी भी सिविलाइजेशन है उनकी जो बाकियात मिली है, वहां पे देखें तो वो बड़ी बड़ी गलियां हैं, और वहां पे जितना भी कमर्शियल सेंटर्स या एक्टिविटीज है, या तो वो सिटी से बहुत बाहर है या वो सेंटर में है, और उसको इस तरह से होता है, सारी चीजें रखती हैं। पुराने गाँव देखें तो मस्जिद दरमियान में होती है, सेंटर में होती है, ठीक है, और उसके बाद सारी चीजें रखती हैं, और यहाँ पे हर एक जो विंग होता है उसके साथ आपके स्कूल, हॉस्पिटल्स, कब्रिस्तान होते हैं ना, इस तरह के बसाए गए हैं। शामलात को किस वजह से छोड़ा जाता था? इसी पर्पज के लिए। शामलात क्या होता है? गवर्नमेंट की जरूरी जमीन नहीं है, कलेक्टिव पर्पज के लिए, आपके कब्रिस्तान के लिए, ग्रेव यार्ड्स के लिए। जरूरी नहीं है कि शामलात सिर्फ आपकी गवर्नमेंट ओन लैंड हो। शामलात उस टाइम पे जो लैंड लॉर्ड्स थे वो कलेक्टिव पर्पज के लिए छोड़ते थे कि हमारा कोई भी लेटर ऑन कोई कलेक्टिव पर्पज है, उसको उसके लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। कम्युनिटी सेंटर्स बन सकते हैं। उस टाइम के लैंड लॉर्ड्स ने बहुत सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जो है वो अपनी जमीन में बनाई थी, सही है, तो अपनी जमीन की रेशियो के अकॉर्डिंग वो उस टाइम पे लैंड छोड़ते थे कलेक्टिव पर्पज के लिए। जब हम ये कहते हैं ना कि अनप्लैन्ड अर्बन सेटलमेंट, इट मींस कि अनप्लैन्ड है, कोई पता नहीं है कि इतनी सेटलमेंट हो रही है, उन लोगों को फीड कैसे किया जाएगा, उन तक खुराक कैसे पहुंचेगी, उधर तक सड़कें होंगी या नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट का किसी ने नहीं बताया। एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट का है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा आपकी जरूरत है कि आप वेस्ट को मैनेज करो। कैसे करोगे? मैम थोड़ा प्रॉपर यूटिलाइज जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो था ना, ये कंसेप्ट था, तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी के साथ अभी यूजेबल जो चीजें वगैरह हैं वो बनाई जाती हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वेस्ट कैसे मैनेज हो रहा है? ओपन, आपकी ओपन डंपिंग साइट्स हैं, क्लोज डंपिंग नहीं है आपकी, लैंडफिल्स नहीं बनाए गए जी। ये नेचुरल डिजास्टर में जो वाटर लेवल कम हो रहा है, हाँ हाँ आ सकता है। वाटर स्कार्सिटी एक बहुत बड़ा इशू है, और वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। और इसको दिया जा रहा वाटर को। बिल्कुल ठीक है। जब आपने प्रैक्टिकल स्टेप्स पे आना है तो उस टाइम पे आपने ये बता देना है प्रैक्टिकल स्टेप्स में प्रैक्टिकलिटी क्या है आपकी जी, सोल्यूशन में बता सकते हैं। रीन्यूएबल के अलावा तो आपके पास कोई रीजन है ही नहीं कि आप किस तरह से चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। रीन्यूएबल के अंदर क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी क्या है? आपकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रो पावर है आपकी, टाइडल एनर्जी है, बिल्कुल है, बायो एनर्जी है आपकी। मैम जो एनर्जी जो कभी खत्म ना हो, ठीक है, जिसको बार बार मतलब रिसाइकल किया जा सके। 3 R's क्या होते हैं? रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है। इसके अंदर एक नई चीज है, रीबिल्ट भी है। चीजें खराब हो जाए तो उसको ठीक करके यूज करें, रिकवरी भी या रीबिल्ड, उनको रीबिल्ड कर लें। हमारे पास चीजें खराब होती हैं, लाइक हमारी बहुत सारी जार्स जैसे हम बहुत सारे यूज करते हैं अपने खाने पीने की चीजों में, ठीक है, कैन्स होते हैं हमारे, वो हम फेंक देते हैं, रीयूज हो सकते हैं। जो कचरा वाले होते हैं वो उन्हीं चीजों को उठाते हैं, उसके बाद वही चीजें रिसाइकल होती हैं, ठीक है, वो रिसाइकल करते हैं तो बेचते हैं। वो बेचते हैं तो वो रिसाइकल होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टेप्स आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं बताएं? एक तो हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ चले जाएं, ठीक है। आपकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं पाकिस्तान के अंदर, सोलर एनर्जी बहुत इजीली जो है वो शिफ्ट हम कर सकते हैं। घरों में बहुत सारे घरों में ग्रीन मीटर्स लग चुके हैं, सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर और क्या हो सकता है? पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स बहुत जरूरी हैं। मैम ई बाइक का कंसेप्ट, जी ई बाइक का कंसेप्ट, ई ई बाइक व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन को सस्टेनेबल किया जाए, बिल्कुल ठीक है जी मैम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को सस्टेनेबल किया जाए। अब ये सीन है, एक पाकिस्तान के अंदर चीजें आ जाती हैं, लाइक सोलर एनर्जी है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आ रही हैं, इंडिजिनस चीजें बहुत कम है हमारे पास। सबसे पहले तो हमें इंडिजिनाइजेशन की भी जरूरत है।
दूसरी चीज ये है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज होती हैं वो इस तरह की प्रोडक्ट्स पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कम होनी चाहिए ना। आप लोगों का यही वो क्वेश्चन तो ये उठाना चाहिए कि जब हम बार बार ये कहते हैं सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन सिटीज, स्मार्ट सिटीज, ग्रीन बिल्डिंग्स, ये कॉन्सेप्ट हो, वेंटिलेशन नेचुरल हो, बार बार लाइट्स ऑन ऑफ ना करनी पड़े हमें, सारी चीजें इनकी तरफ हम जाते हैं ना। स्मार्ट सिटीज या स्मार्ट बिल्डिंग्स का यही कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर ये है कि जब हम सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे तो जो वो उनकी जो टेक्निकलिटीज है या जो उनके गैजेट्स हैं वो इतने महंगे क्यों? सबसे पहले तो ये कि हमें वो टेक्निक आनी चाहिए यहाँ पे, या तो हम अपने लोगों को इस काबिल बनाएं कि वो इंडिजिनाइज करें जितने भी गैजेट्स हैं उनको, सोलर पैनल्स को, उनकी प्लेट्स को, और अगर नहीं तो फिर एटलीस्ट हम उसके ऊपर ड्यूटी कम करें। कायदे आज़म सोलर पार्क यहाँ पे एशिया में एक बहुत बड़ा पार्क बना था, लेकिन वो फेलियर किस वजह से है? हाँ, फेलियर किस वजह से है? मेंटेनेंस इश्यूज की वजह से। सेम इसी तरह के सोलर पार्क जो है वो दूसरे एरियाज में भी बने हैं। हमारे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे, जो रीजनल कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, चाइना, उन लोगों ने क्या किया, किस तरह से, कैसे मेंटेन किया? मैम लो कास्ट मेंटेनेंस जो कास्ट होती है ना उस हिसाब से। देखिए मेंटेनेंस सबसे पहली चीज तो ये है कि मेंटेनेंस ऐसी होनी चाहिए जो बहुत इजी हो, ठीक है। गवर्नमेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जिस तरह की है, मैं बाकी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रही, हमारी गवर्नमेंट ये है कि जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद उसकी खैर खबर नहीं लेती, लग गया, चला है, नहीं चला। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, इस तरह के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो फेलियर बने पड़े हैं। आप ये करते हैं, इंडिया ने या चाइना ने ये किया कि उन्होंने उसके साथ ही बेसिकली उसके ऊपर डस्ट आ जाती है प्लेट्स के ऊपर, जिसकी वजह से कैपेसिटी कम हो जाती है उनकी हीट एब्जॉर्प्शन की या रेज एब्जॉर्प्शन की। उन्होंने उसके साथ ही फैंस लगा दिए हैं। हम लोगों ने 7 आदमी रखे हुए थे, रोज कपड़ा लेके वो झाड़ते थे ऊपर से। जुगाड़ है ना बेसिकली। मैम हम बनाते भी उस जगह पे जहाँ पे डस्ट ज्यादा आती है। सही है। इसके अलावा टाइडल एनर्जी हमारी हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन टाइडल एनर्जी पे शिफ्ट किया जा सकता है। बायोगैस, हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं मैम करते। हाइड्रो भी हो सकता है ना अपना, बिल्कुल हो हाइड्रो पावर सकता है, प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसके अंदर ये है विंड जैसे पावर आपका प्रोजेक्ट्स। चंबेला या मंगला है, आपको फिर उसके लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। मतलब आपने शिफ्ट उतनी तेजी से, आपकी जो टाइडल वेव्स हैं, जो पानी है वो बहुत बुलंदी से नीचे की तरफ आएगा तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जो मैम ऐसे तो विंड एनर्जी भी है ना हमारे पास। बिल्कुल है, लेकिन विंड एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लगे हैं कुछ कोस्टल एरियाज में, पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं। पोटेंशियल तो है। मैम Potential ऐसा भी नहीं है। हो सकता जी मैम, ऐसा नहीं हो सकता फॉसल फ्यूल के थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वहां से बिजली पैदा करें। आप एनएससी का पार्ट सिर्फ इस वजह से नहीं बने क्योंकि आप सिक्योर कंट्री नहीं हो। जब आप अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरह से यूज कर सकते हो, आप एनएससी का पार्ट नहीं हो, आप एनपीटी साइन नहीं किया हुआ। एज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मैं यही कह रही हूँ कि दूसरे बहुत सारे कंट्रीज लाइक पेरिस, वो फ्रांस, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज वो न्यूक्लियर एनर्जी को एज सस्टेनेबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वो एनर्जी उस तरह से यूज नहीं कर सकते। एक तो हमारे पास उस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं, दूसरी हमें परमिशन नहीं है उसकी। इसकी परमिशन एज यूज ऑफ एनर्जी किस वक्त होती है? जब आप एनपीटी साइन करते हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। आप प्रोलिफरेट नहीं करोगे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, आपने अगर सप्लाई करनी है एनर्जी तो आपके पास एक परमिट होना चाहिए, आपके पास वो परमिट नहीं है। सही है। उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं कि जितने उसके पार्ट हैं या मेंबर्स हैं वो सब साइन करेंगे तो उसका पार्ट बनेंगे। मैम फिर तो थार्कोइल प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, फिर तो थार्कोइल प्रोजेक्ट जो है, आप अगर बोले कोल एनर्जी आपकी इतनी अच्छी एनर्जी नहीं है, डर्टी एनर्जी से बोला जाता है। कोल बेसिकली कोल की कुछ काइंड होती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कोल प्रोड्यूस होता है वो कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है, उसके साथ आपकी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन यहाँ पे आती है। इर्द गिर्द के एरियाज जो होते हैं वो एनवायरमेंटली सेफ नहीं रहते।
दूसरी बात ये है कि उसको जलाने के लिए बहुत ज्यादा आपको फाइनेंस चाहिए। कार्बन इमिशन उसी तरह से रहेगी, आपको फाइनेंस भी बहुत ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं है कि कोल पावर प्रोजेक्ट्स जो वो सिर्फ पाकिस्तान में या इन कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लगे हुए हैं, वो डेवलप्ड नेशंस में भी लगे हुए हैं। 6-7 हजार पावर प्रोजेक्ट्स अमेरिका में लगे हुए हैं, जो तक उन्होंने क्लोज किए थे चाइना में लगे हुए हैं। चाइना अपनी डर्टी एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट उन्होंने की है। पेरिस पैक्ट से क्यों निकले इतने सारे कंट्रीज? क्योंकि उन्होंने अपने कोल पावर प्रोजेक्ट्स जो उनको दोबारा से एक्टिवेट करना था। सही है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज जो मैंने बहुत पहले बताया था, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जैसे कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे ग्लोब को, जैसे कि साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि ये चीजें होंगी, वो चीजें एक्चुअली हो रही हैं अभी। अगर हो रही हैं तो इट मींस ये चीज एग्जिस्ट करती है, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट करता है। क्लाइमेट चेंज अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें अवेयरनेस की जरूरत है, हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमने किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, सिचुएशन को एक्चुअलाइज करना है, ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हाँ ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और गवर्नमेंट को इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है। सेकेंडली, हमें सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होने की जरूरत है। सस्टेनेबल एनर्जी, आप सिर्फ ये नहीं है कि अपने घर को सस्टेनेबल एनर्जी पे शिफ्ट कर दिया तो ठीक है, ओवरऑल पूरी स्टेट में, आपके पूरे कंट्री में ये होना चाहिए कि सस्टेनेबल एनर्जी, आपके स्मार्ट सिटीज, आपके ग्रीन बेल्ट्स वो होने चाहिए। ठीक है, एफॉरेस्टेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट के लेवल पे होनी चाहिए, और हर इंडिविजुअल उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। और इसको आप कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी अटैच करें कि जितनी भी ग्रीनरी है, जितने भी दरख्त कटेंगे उतने ही दरख्त लगाए जाएंगे, ताकि आपका जो ग्रीन बेल्ट है वो इम्प्रूव होता रहे। सॉरी, प्री रेक्विजिट प्रोग्राम। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स एज पायलट प्रोजेक्ट लगे भी हैं। पायलट प्रोजेक्ट का पता है क्या होता है? छोटे लेवल पे उसको एक्सरसाइज करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो फिर उसको बड़े लेवल पे। बिलियन ट्री सुनामी वाला जो इमरान खान का था। मैम, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन का कंसेप्ट क्या है? एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जितने दरख्त कटे उतने दरख्त लग जाए, दैट इज एफॉरेस्टेशन। एक जगह से दरख्त कटे दूसरी जगह पे लग जाए। रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि एक अगर आपका फॉरेस्ट कवर है वो खत्म हो गया, वहां पे दोबारा दरख्त लगाएं, या आपने अपने फॉरेस्ट कवर को जितना कम किया था उतना आपने दोबारा उस जगह पे अपना फॉरेस्ट कवर इंप्रूव करना है, तो वहां पे आपने दोबारा फॉरेस्ट कवर ही लगाना है। एफॉरेस्टेशन का मतलब यह है कि आपने एक पौधा काटा है, एक पौधा लगाना है आपने। ठीक है, इसका मतलब स्टॉप गैप अरेंजमेंट टाइप ऑफ, या आप ब्रेक इवन पॉइंट पे रहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो पीस नो वॉर। सही है, समझ आ गई चीजों की? लिखेंगे, रेलिवेंस होगी। यस मैम। उसके बाद हम एनर्जी पे एक ऐसे कल कर लें। मैम टॉपिक का नाम बता दें, टॉपिक का। ये वाला मैंने ग्रुप में शेयर किया, ग्रुप में शेयर कर दिया, आप एक दफा इसको देख लें। टॉपिक इसके ऊपर आपने कल लिख लेना है, अपनी आउटलाइन बना लेनी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए आपकी आउटलाइन। कल के लिए मुझे बता दें, एनर्जी पे करना है, एआई पे करना है, किस पे करना है? AI मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ बताएं। फूड सिक्योरिटी सेपरेट डोमेन, फूड सिक्योरिटी नॉट दैट मच, आप उसको एक सब हेडर के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एआई करना है तो एआई के अंदर भी ये सारी चीजें हैं, जिसके अंदर आपकी इकोनॉमी भी कवर होती है, आपकी पॉलिटिक्स भी कवर होती है, आपकी सोशल जितनी भी डोमेन्स है वो सारी कवर होती है, क्योंकि एआई के इम्पैक्ट्स हैं। तो उसके अंदर आपकी फूड सिक्योरिटी भी है। जितनी भी नई चीजें अब इंडस्ट्री में मार्केट में आ रही हैं, रोबोटिक्स, जितने एलिमेंट्स हैं, आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल वैसे आपने डिस्कस करना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि अभी करंटली क्या चल रहा है, पाकिस्तान जो है वो किस तरह से हाइब्रिड सीड्स की तरफ जा रहा है, किस तरह से हमारे कोल्ड स्टोरेज हाउसेज जो है वो बन रहे हैं, किस तरह से कनेक्टिविटीज डेवलप हो रही हैं, किस तरह से दूसरे कंट्रीज, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन इस पे कैसे काम कर रही है, हमारे रिसर्च सेंटर्स कैसे काम कर रहे हैं।
मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी क्या है और कैसे हम इसको एनहांस कर सकते हैं, हम इस पे बात कर सकते हैं। और इसमें जो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं वो भी नेचुरल डिजास्टर से वो आपका इसके डिजीजेज आती हैं। फ्लड्स पे वैसे सेपरेटली भी किया जा सकता है, ठीक है। फ्लड्स जो है वो एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन उसका मतलब वो नेचुरल डिजास्टर है, वो गुजर जाता है, उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं। जिस तरह हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर का मेजर पार्ट, हाँ उसमें कोई डिजीज आती है अचानक, हाँ, लॉकस्ट उसको इकोनॉमिक सॉल्यूशन कर सकते हैं। बीइंग एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रेरियन कंट्री, हम जरूर इसको लिंक कर सकते हैं। आपकी एग्रीकल्चरल यील्ड जिस ईयर में कम होगी उस ईयर में आप देखेंगे इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, लोग भूखे मरेंगे, आटे की कीमतें ज्यादा होंगी, किल्लत होगी आटे की, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन होगा, सब्सिडीज ज्यादा देनी पड़ेंगी उस साल में, ये सारी चीजें होती हैं। आपकी इंडस्ट्री के ऊपर बर्डन होगा, एनर्जी की प्राइसेस ज्यादा ऑलरेडी हैं उतनी जिस वक्त 23 में मतलब फ्लोर प्राइसेस आए थे ना, तो हाँ क्योंकि हमारा जो आटा इंपोर्ट यूक्रेन से हो रहा था, तो वो आटा इंपोर्ट नहीं हुआ, वो बेसिकली गंदम इंपोर्ट हुई आपकी। आपके पास सफिशिएंट गंदम उस वक्त मौजूद थी यहाँ पे, आपने परचेज कर ली हुई थी किसानों से, पर जो आप मन कह सकते हैं या पर जो बैग है वो कह सकते हैं, आपने एक पर्टिकुलर उसकी कॉस्ट रखी है वो परचेज करके, उसके बाद आपने वो आपके पास पड़ी हुई थी, आपने यूक्रेन से अगेन इंपोर्ट कर लिया, वो किसी को नहीं पता कि वो किसने इंपोर्ट की, मिलियन ऑफ टन ऑफ, जी वो जब यहाँ पे पहुंची, बेसिकली जब आप बैग्स के अंदर डाल देते हैं गंदम को और वो अगर प्रॉपरली ड्राइड नहीं होती, गंदम एक ऐसी प्रोडक्ट है या एक ऐसी आपकी फूड है, वो इन एनी केस उसकी फसल को भी पानी कम चाहिए, और जिस वक्त आप आटा हल्के पानी में गूंथते हैं और रोटी जो वो ड्राई करके आप पकाते हैं, चावल की फसल को हमेशा पानी ज्यादा चाहिए, देखा ना आपने, चावलों को पकने के लिए भी पानी चाहिए और रोटी पकाने के लिए आपको उसका पानी खत्म करना पड़ता है, वो तब पकती है। जी मैंने सुना है नवाज शरीफ की हुकूमत में हमने गंदम इंपोर्ट कराई थी। हाँ जी, बेसिकली लेकिन नवाज उसका शरीफ की हुकूमत में नहीं, बेसिकली वो केयर टेकर सेटअप था, और जब केयर टेकर सेटअप होता है तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उस तरह से विजिलेंस नहीं होती, ठीक है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अनहेडेड तो नहीं, अनएडिट नहीं है, नो डाउट इसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, ये चीजें हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की तरह इसी तरह रहेंगी, बंद रहेंगी, और हमें नहीं पता चलेगा कि ये किस तरह से हुआ, ये लीक्स किस तरह से मंजरे आम पे नहीं आएंगी ये चीजें। लेकिन बेसिकली जब हम किसी जगह पे कोई प्रोडक्ट जो कि खराब हो या खराब होने का खदशा हो वो हम लेके आते हैं कंट्री के अंदर, तो उसके अगेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, अगर उसकी कॉस्ट जो है वो 1000 है तो उसके अगेंस्ट 200-300 उस स्टेक होल्डर की जेब में लाजमी जाएगा, ठीक है। इस बात को जहन में रखें, नापतोल में कमी, उसका जो स्टेक होल्डर होता है वो लाजमी करप्शन में इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे इसके एंड पे भी $1 मिलियन की करप्शन की गई है। और उसके बाद क्या सूरत हाल बनी है पाकिस्तान के अंदर, इस दफा जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई थी गंदम की, गवर्नमेंट ने 3900 जो है ना वो प्राइस फिक्स की हुई थी, लेकिन जितने भी आपके पास्कोस या फूड डिपार्टमेंट के सेंटर्स हैं उन लोगों ने लोगों से वो परचेज नहीं की। कुछ बड़े स्टेक होल्डर्स ने अपनी गंदम जो है डिफरेंट छोटे स्टेक वो जो आप होल्डर्स कह लें या ये कह लें आड़ती कह लें, वहां से उठा के 2600, 2700, 2800 जो है वो पर मन उठा के तो वो दे दी, और आगे वो 3900 की सेल होती रही है, तो लोगों ने बहुत पैसा कमाया इसमें। ये भी एक बड़ा स्कैंडल है बैक इन मई जून, जिस वक्त ये वो चल रहा था गंदम की फसल का सारा सीन। लेकिन आई होप सो अभी 200-300-400 रुपया ज्यादा इसकी प्राइस हो जाएगी अभी इस वक्त, आई होप सो। ठीक है बच्चों, मैं बताती हूँ, ठीक है फिर, ओके सब लिख के ले आना, और कल के लिए टॉपिक मैं अभी शेयर कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज।